हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिस्ट्री। ठीक है ना। पहले ही मैं बता देता हूँ, ये एनसीईआरटी की लेक्चर नहीं है, क्लास 8 की हिस्ट्री की। ठीक है ना। ये एक प्राची पब्लिकेशन की किताब चलती है जिसका नाम होता है एक्सीलेंस इन सोशल साइंस। ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारे स्कूल्स में ये बुक चलाई जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, ये उसका लेक्चर है। ठीक है। होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो देखते हैं, फर्स्ट दिया हुआ है द टॉपिक, दिया हुआ आपका द फ्रेम अंडर मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें दिया गया है, बस जनरली फैक्ट्स दिए गए हैं कि यूरोप में जो मिडाइवल हिस्ट्री चल रही थी वो 6 से 15 सेंचुरी एडी तक चली है, और इंडिया में 8 से लेकर 18 सेंचुरी एडी तक चला है। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री हमारी कहाँ से शुरू हो रही है? मिडिल। ठीक है ना। यानी 18 सेंचुरी के मिडिल से हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो जाती है, और ये 250 साल तक चलती है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रिटिश हिस्टोरियंस जितने, यानी ब्रिटिश ने जितनी भी हिस्ट्रीज लिखी इंडिया को लेके, उन्होंने अधिकतर में क्या लिखा है? रूल ऑफ गवर्नर जनरल, कि ये गवर्नर जनरल आए तो उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या पॉलिसीज लाई, क्या एक्टिविटीज किया इंडिया में। उन्होंने ज्यादातर ब्रिटिशर्स के बारे में लिखा है। ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपके पास, एक जेम्स मिल है। ठीक है। ये क्या है? एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है और पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं। इन्होंने 3 वॉल्यूम्स में एक किताब लिखी जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में। ठीक है। इन्होंने थ्री जो फ्री पीरियड्स हैं आपके, उसमें सारी चीज़ों को लिखा है। फर्स्ट पीरियड उन्होंने हिंदू का लिया है, दूसरा मुस्लिम रूलर का, और तीसरा ब्रिटिश का। ब्रिटिश से पहले जो रूलर्स थे उनके बारे में हिस्ट्री लिखी है, और जब से ब्रिटिशर्स आ गए फिर ब्रिटिशर्स के बारे में इन्होंने ज़्यादा लिखा है। ठीक है। इनका व्यू क्या था इंडिया को लेके, इनका व्यू क्या था वो हम देखते हैं, वो समझते हैं। वो ऐसा समझते थे, क्योंकि वो लोग यूरोप से आए थे, ब्रिटिशर्स थे, तो वो सोचते थे कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। मतलब ये समझते थे कि यूरोपियन सिविलाइजेशन बेस्ट है, और हम जहां जा रहे हैं यानी इंडिया में क्या करेंगे, इंडिया के लोगों को सिविलाइज बनाएंगे। ठीक है ना। और बाकी सारी जो सिविलाइजेशन थी उनको ये लो समझते थे। ठीक है। और उन्होंने क्या, उनके व्यू पॉइंट से रेन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम रूलर्स, जो यानी कि ब्रिटिश आने से पहले जितने भी रूलर्स रहे हैं इंडिया में, वहां पे क्या क्या हो रहा था? कैस्ट टेबूज थे, रिलीजियस इनटॉलरेंस, यानी कि एक रिलीजन जो है दूसरे को लेकर टॉलरेंट नहीं है। थर्ड क्या था? सुपरस्टिशंस, यानी अंधविश्वास काफी ज्यादा था। देखो कुछ बातें एकदम सही भी है। सुपरस्टिशंस आप देखोगे तो सच में उस पीरियड में बहुत ज्यादा था। ठीक है। तो इनका ऐसा सोचना था, ही विल सिविलाइज इंडिया, वो इनलाइटेनमेंट यहाँ पे बढ़ाएंगे, लोगों में हैप्पीनेस लाएंगे, ऐसा इनका व्यू पॉइंट था इंडिया को लेकर। ठीक है। अब कुछ ड्रॉबैक्स हैं, यानी इन्होंने कुछ चीज़ों को जो देखा या उसके अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री लिखी है, लेकिन उस हिस्ट्रीज में भी क्या है? ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है वो हम समझते हैं। फर्स्ट है, इन्होंने जो पीरियड्स लिए थे, 3 पीरियड्स, आप देखिए 3 पीरियड्स, फर्स्ट हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। तो इन्होंने जो पीरियड लिया है वो रिलीजन बेस्ड है। ठीक है ना। यानी कि रूलर के रिलीजन के बेस पे आपने हिस्ट्री लिखी है। सेकंड क्या है? ए नंबर ऑफ फेथ्स एग्जिस्टेड साइमल्टेनियसली, यानी ऐसा तो नहीं है कि कंट्री में उस टाइम पे अगर मुस्लिम रूलर है तो हिंदू रूलर्स नहीं है या और जो जितने भी जैसे क्रिश्चियंस हो सकते हैं, ठीक है ना, सिख्स हैं, तो और भी रिलीजन तो रह रहे हैं, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है। ठीक है। नेक्स्ट है, इग्नोर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, इकोनॉमी, कल्चर, इकोनॉमी कैसी है इंडिया की, कल्चर कैसा कैसा है, इनके रहने का तरीका कितना अच्छा है, विलेज है, गुरुकुल्स हैं, इन सारी चीज़ों को क्या किया गया? इग्नोर किया गया। नेक्स्ट, इग्नोर रिच डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट, यानी आप ऑलरेडी, अब तो आप ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे इंडिया का कितना वेराइड डाइवर्सिटी है। क्या है? वेराइड डाइवर्सिटी, यानी कि आप देखो इंडिया में सॉइल्स कितने डिफरेंट टाइप्स के हैं, वेदर पैटर्न देखो, आपको अगर रेगिस्तान मिल रहे हैं, ओशियंस मिल रहे हैं, रिवर्स हैं, इंडिया को लैंड ऑफ रिवर्स भी बोला जाता है, इतने सारे रिवर्स हैं। ठीक है। वेरियस सॉइल्स हो गए, वेरियस क्रॉपिंग पैटर्न है, वेरियस क्रॉप्स उगते हैं। आप हॉर्टिकल्चर में देख लीजिए, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है ना। तो हर तरीके की चीजें, हर तरीके की जो वैरायटी आप हो सकते हैं ना, वो हमारे कंट्री में, उन चीजों को भी क्या किया गया? इग्नोर किया गया। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन का मीनिंग क्या है?
पावरफुल कंट्री, ठीक है, कोई भी एक पावरफुल कंट्री होती है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है जब किसी अदर कंट्री को पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, ठीक है, इसको पहले समझिए आप। जैसे आप जनरली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यही मीनिंग होता है, लेकिन जनरली आप समझ के देखिए, आप भी किसी ना किसी कॉलोनी में रहते होंगे, वहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे, वो आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे भी इंडिया क्या थी, कॉलोनी थी, किसकी, ब्रिटिशर की। यानी कि उन्होंने यहाँ पे आके अपने आप को स्टैब्लिश किया पॉलिटिकली कि हम यहाँ के किंग हैं, हमारा यहाँ राज चलेगा, ये हमारा इंपायर है, ठीक है, कैसे, पॉलिटिकली। और उनके सारे जो इकोनॉमी लेवल पे भी देखा जाए, जो ट्रेड है और भी जो बिजनेस है वो उनके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। देखो अभी आप बहुत छोटे हो, लेकिन आप ये जान के चलोगे कि इकोनॉमी और पॉलिटी का, ठीक है ना, काफी रिलेशन होता है, ठीक है ना। आप ऐसे भी समझ के देखिए नॉर्मली, जो अभी मान लीजिए सेंट्रल लेवल पे हैं, ठीक है, यानी जो पॉलिटिक्स में काफी हायर पोजीशन है, उनके हाथ में इकोनॉमी की बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, बहुत सारे पावर्स होते हैं, ठीक है। बस आप इतना भी जान के चलिए, आपके क्लास के हिसाब से इतना काफी होगा, ठीक है। तो कॉलोनाइजेशन का मतलब ही क्या है कि जब कोई पावरफुल कंट्री दूसरे किसी कंट्री पे क्या कर रही है, अपना कंट्रोल बना रही है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, उसे हम कॉलोनाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। अब ब्रिटिशर को देखा जाए तो स्टार्टिंग में जब वो आए थे, आप लोगों को ये स्टोरी भी पता होगी, ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, तो ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्पज से आए थे, वो बस व्यापार करने आए थे, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा अगर प्रीवियस क्लासेस में कि पहले पोर्टुगीज आए थे, डच आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिशर्स भी आए, तो सब ये सब आए थे ट्रेड के पर्पज से, ठीक है। और दूसरा पर्पज भी आपको याद रखना है, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें एक बता दे रहा हूँ, ऐसे आपकी क्लास के लिए तो इंपॉर्टेंट है नहीं, कि यहाँ पे जब पोर्टुगीज के ही टाइम पे आप जब देखिएगा ना, उसी टाइम पे बात चल रही थी रिलीजन, दो रिलीजन थे, एक था क्रिश्चियन और दूसरा था, ठीक है, ये दोनों अपने रिलीजन को फैलाना चाह रहे थे पूरे वर्ल्ड पे, ठीक है। फिर क्रिश्चियंस में भी क्या बात हुई कि कुछ लोग ईस्ट के तरफ जाएंगे क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए और कुछ लोग वेस्ट के तरफ जाएंगे। जो ये आपके ईस्ट के तरफ आए ना, जो ये ईस्ट के तरफ फैलाने आए हैं, वही बाद में क्या है, ये ब्रिटिशर है या पोर्टुगीज है, पोर्टुगीज भी काफी ज्यादा कन्वर्जन पे ध्यान देते थे, उन्होंने बहुत कन्वर्जन किया है, ठीक है ना। तो इन सब ने क्या किया है, ये क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे और ट्रेड करने आए थे, बस यही दो मकसद था उनका। बाद में ये अपने आप को क्या कर लिए, स्टैब्लिश कर लिए, ठीक है ना। और आपको बता दे रहा हूं, जब ये क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए ईस्ट और वेस्ट की तरफ जा रहे हैं ना, यहीं से आपका एक नया सब्जेक्ट पैदा लेता है जिसको बोलते हैं ज्योग्राफी। जब ज्योग्राफी सब्जेक्ट के आप हिस्ट्री को पढ़िएगा तो आपका ज्योग्राफी का डेवलपमेंट यहीं से होता है, यहीं से फिर बहुत सारी थ्योरी बनती है, जो आपने थोड़ी बहुत मैं बता ही दे रहा हूं। जैसे कि ये लोग सोचते थे कि ये पानी है, पानी में ऐसे, जैसे मान लीजिए ईस्ट की तरफ आप बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे नाव जा रही है और ऐसे हम कुछ नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि पता नहीं है कि अर्थ गोल है, जियोइड शेप है कि नहीं है। तो ये सब धीरे धीरे फिर ज्योग्राफी में भी, ज्योग्राफी जो आपका सब्जेक्ट हुआ करता था उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे इसमें बहुत सारी थ्योरीज आई, ठीक है ना, बहुत सारी थ्योरीज आई, ठीक है। वो थ्योरीज को जानना होगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, ये ट्रेड कॉमर्स और क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए आए थे, कोई पॉलिटिकल इनका एम्बिशन नहीं था कि यहाँ पे अपने आप को स्टैब्लिश कर दें। लेटर क्या हुआ, इन्होंने स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया अपना, ठीक है ना। जब देखे यहाँ पे कि पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी बहुत है, तो इन्होंने अपना क्या बना लिया, स्ट्रॉन्ग होल्ड। बैटल ऑफ पलासी लड़ा, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ा, और धीरे धीरे क्या कर गए, यहाँ पे स्टैब्लिश अपने इंपायर को कर गए, ठीक है ना। और इंडिया पहले क्या हुआ करता था, इंडिया सरप्लस एंड सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी, बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया कॉलोनियल इकोनॉमी। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। देखिए ये वर्ड क्या है, सरप्लस सेल्फ सफिशिएंट, इस पे ध्यान देते हैं। जैसे ये अभी भी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, ठीक है ना, बताता हूं कैसे। अगेन बोल रहा हूं, ये एक्स्ट्रा जानकारी है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, एग्जाम में कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा आपसे। जैसे मान लीजिए ये है यूनाइटेड किंगडम, ये है इंडिया। अगर आपको मैंने बताया हमारे पास सॉइल से डिफरेंट डिफरेंट है, तो बहुत तरीके के डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स हैं, हमें बाहर से कुछ चीजें लेने की जरूरत है ही नहीं। आप खुद सोच के देखो, उस टाइम में जाके सोचो, जब हमारे पास सारी चीजें उग रही हैं, हम सब कुछ खा रहे हैं, डिफरेंट क्लाइमेट है, वेदर है, तो हमें किसी भी चीज की जरूरत है ही नहीं। कॉटन भी हमारे यहाँ उग रहा है तो हम कपड़ा भी बना रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ है वो सब कभी मैं दूसरे वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा, मुझे बार बार लग रहा है आप काफ़ी छोटे हैं इन चीज़ों को जानने के लिए।
ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो बेस है वो कहा जाता है स्टीम इंजन को, ठीक है ना। स्टीम इंजन क्यों, स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ यानी इंजन बना, ठीक है ना। अब इंडस्ट्रीज में भी आपको चाहिए डिफरेंट टाइप के इंजन मोटर्स, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज ऐसे बनी। इंडस्ट्रीज बनी तो अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे शर्ट बना, यहाँ पे मान लीजिए मैं ले ले रहा हूँ एग्जाम्पल रुमाल का, ठीक है ना, यानी आपने हैंकरचिप बनाया, ये हैंकरचिप कितने का है, 20 रुपए का है, ठीक है। अब आपने यहां से भेजा, भेजने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट, क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट किया आपने, ठीक है। और यहां से लेकिन जो हैंकरचिप बन के आ रही है ना, वो 15 रुपए की ही बन के आ रही है। अच्छा, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, टैक्स लगा दिया जाता है, ठीक है। जब भी आप दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं तो ये कंट्री आप पे टैक्स लगाती है, तो मान लो 5 रुपए का टैक्स लगा दिया, तो यहाँ पे ये रुमाल बिक रहा है 25 रुपए का, और लोगों को यहाँ महंगा लग रहा है क्योंकि वहां का रुमाल तो 15 का, ये सेम क्वालिटी, सब कुछ आप सेम समझिए। रीजन क्या है ना, यहाँ इंडस्ट्रीज लग गई है। अब आप ही बताओ, आप शर्ट सिलवा के जब खरीदते हो तो वो महंगा पड़ता है, या फिर जो इंडस्ट्री से या जो आप रेडीमेड जिसे बोलते हैं रेडीमेड खरीदते हो वो सस्ता पड़ता है। तो यहाँ से तो सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं, 15 रुपए में आ रही है। अब आप ही से पूछा जाए कि 20 रुपए का शर्ट लोगे कि 15 रुपए का, तो आप बोलोगे सर 15 रुपए का मैं शर्ट लूंगा, क्योंकि आपको सस्ता पड़ रहा है। तो धीरे धीरे जो ये हमारी इंडस्ट्री थी, जो हम हाथों से शर्ट्स वगैरह को बनाते थे, ये इंडस्ट्रीज तो खत्म हो गई, समझ पा रहे हैं। तो हमारे पास क्या था, हम सरप्लस थे, हम लोगों को चीजें भेजते थे। देखिए ऐसे समझिए, और इजी तरीके से बता रहा हूं। आप क्या कर रहे हो, यहां से कुछ भेज रहे हो, अभी भी ये हो सकता है, सेम एग्जांपल है। जैसे मान लो इंडिया क्या करता था पहले के टाइम पे, यहां से चीजों को कहां भेज रहा है, ब्रिटेन भेज रहा है, भेज रहा है तो बदले में उस टाइम तो रुपया नहीं चलता था, तो गोल्ड मिलता था, क्या मिलता था, गोल्ड। अब इंडिया जो भेज रहा है वो बहुत सारी चीजें भेज रहा है, क्या भेज रहा है, वेरियस तरह के क्रॉप्स, फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कपड़े, ठीक है ना, क्लॉथ्स। तो जब आप भेज रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो बदले में आपको मिल क्या रहा है, गोल्ड, ठीक है। और आप बाहर से कुछ मंगा ही नहीं रहे हो क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आज इंडिया की कंडीशन देखो क्या है, यूनाइटेड किंगडम है। अब क्या है कि अब आप जो ट्रेड करते हैं ना, उसके बदले आपको डॉलर्स देना होता है। तो अब आप जो भेज रहे हो, मान लो 10 रुपए का सामान भेज रहे हो, ठीक है, तो बदले में आपको $10 मिल रहा है। अब ये सब आपको समझना नहीं है, बस डॉलर्स कितना होता है, रुपया कितना होता है, ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है, 11th-12th में आके पढ़ लीजिएगा। आप मान के चलिए आपने कुछ का 100 रुपए का सामान भेजा, 100 रुपए आपको मिल गया। लेकिन हो क्या रहा है अभी के टाइम में कि बाहर से आप 5,000 का सामान खरीद रहे हो, तो ये 5,000 इंडिया से तो पैसा जा रहा है ना, तो ये क्या हो गया कि आप पैसा ज्यादा भेज रहे हो, आपके पास पैसा आ कम रहा है, ठीक है ना। और पहले क्या होता था, हम ज्यादा चीजें भेजते थे, बाहर से खरीदते हम बहुत कम थे, इसीलिए हम क्या थे, सरप्लस में थे। क्या थे, सरप्लस, यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट में। इंडिया को सोने की चिड़िया जो आप सुनते हो, वो सोने की चिड़िया कहीं क्यों जा रही है, क्योंकि जैसे ही आप चीजों को बेच रहे हो ना, आपको मिल क्या रहा है, गोल्ड। तो इंडिया के पास गोल्ड पहले ज्यादा आता था, ब्रिटिशर को यही गोल्ड चाहिए था, ठीक है। चलिए, तो इंडिया सरप्लस था, सेल्फ सफिशिएंट था, इंडिया को किसी की जरूरत थी नहीं, ठीक है। बाद में इसे कन्वर्ट करके कॉलोनियल इकोनॉमी बना दिया, यानी यहां से जितने भी रॉ मटेरियल्स थे वो सब ले जाके वो यूनाइटेड किंगडम लेके जाने लगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री समझने के लिए हमें क्या क्या सोर्सेज की जरूरत लगेगी, या क्या क्या सोर्सेज थे वो समझते हैं। पहली बात, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश, यानी ब्रिटिशर क्या करते थे, सब चीजों को पेन डाउन करते थे। देखिए मैंने यहां लिखा है पेन डाउन, पेन डाउन मतलब हर चीजें को नोट डाउन करते थे वो। क्या, जैसे कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया, कोई प्लान है, कोई पॉलिसी बनाई है, कोई ट्रीटी साइन हुई है दो स्टेट के बीच में, कोई एग्रीमेंट बना है, कोई डिसीजन लिया गया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, सब चीज नोट डाउन की गई थी, ठीक है। तो हमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, ठीक है। अब उस डॉक्यूमेंट से आप अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो, या कुछ लिखना चाहते हो तो उस बारे में लिख सकते हो। सेकेंड, ऑफिशियल लेटर्स, मेमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें मिली। अब प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था 19th सेंचुरी के बीच में, मिडिल में। अब ब्रिटिशर क्या कर रहे थे, हर चीजों को प्रिजर्व करते थे, जितने भी रिटर्न रिकॉर्ड्स होते थे, डॉक्यूमेंट्स होते थे, उनको वो प्रिजर्व करके संभाल के रखते थे। इवन उन्होंने आर्काइव्स बना रखी थी, म्यूजियम बना रखे थे इन चीजों को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वे। सर्वे उन्होंने करवाया हमारे कंट्री में, क्यों करवाया, कि हमारे कंट्री को अच्छे तरीके से समझ जाए। समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं किसी कंट्री को, तब तक आप लूट नहीं पाओगे, ठीक है ना। सिस्टमैटिक तरीके से अगर लूटना है तो आपको सिस्टमैटिक तरीके से उस कंट्री को समझना होगा, चाहे उनका कल्चर हो, चाहे उनका बिलीफ हो, फेथ हो, रिलीजन हो, ये सब आपको समझना होगा पहले, ठीक है। अब क्या क्या उन्होंने सर्वेस कराया,
कराए। जैसे फर्स्ट है रेवेन्यू सर्विस। रेवेन्यू सर्विस में क्या है, विलेजेस कितने हैं, उनकी टोपोग्राफी क्या है, क्वालिटी ऑफ सॉइल क्या है। अब क्वालिटी किस लिए पता कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीजें उगाई जा सकती हैं। अगर क्वालिटी ऑफ सॉइल ज़्यादा अच्छा है तो हम वहाँ पे, आपने सुना होगा एक कहानी नील की खेती। अब नील की खेती वहाँ करवाएंगे, 2 साल 4 साल में क्या होगा, नील का प्रोडक्शन होगा, बाद में वो जमीन क्या हो जाएगी, फर्टाइल नहीं रहेगी। ठीक है, तो जहाँ पे सॉइल फर्टाइल है वहीं तो नील उगेगा ना। और सॉइल में अगर नील उगा दिया आप 2-4 साल, तो क्या हो जाएगा, फर्टाइल नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगी उसकी फर्टिलिटी। फ्लोरा फोना कितना है, लोकल हिस्ट्री यानी पुरानी कहानियां क्या है, इनके बिलीव्स क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, ये सब पता लगाते थे। बोटेनिकल सर्विस कराए, जूलॉजिकल सर्विस यानी कितना चीता शेर जानवर कितने हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। इसी टाइम के ब्रिटिश ने ही तो आपका जो आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी खोज की। फॉरेस्ट कितने हैं, फॉरेस्ट का जब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि फॉरेस्ट कितने हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल्स कितने हैं, तो आप फॉरेस्ट को कट कैसे करोगे। फॉरेस्ट को उन्होंने बहुत ज्यादा कट किया था ब्रिटिशर ने। क्यों, रेलवेज के जो स्लीपर्स होते हैं, अभी आपने देखा होगा 2 ऐसे पटरी होती है, पटरी के बीच में जो ये होता है, इसी को स्लीपर्स कहते हैं। तो ये तो पहले लकड़ी की होती थी, तो लकड़ी चाहिए थी, तो लकड़ी कैसे मिलेगी, तो भाई फॉरेस्ट काट के। अब फॉरेस्ट में पता लगाना होगा ट्राइबल्स रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। जहां नहीं रह रहे हैं पहले उसको काटो, जहां रह रहे हैं उनको हटाओ। अब हटाने के फिर बहुत सारे स्ट्रेटेजीज थे, वो आपको आगे के चैप्टर्स में मिलेंगे। ठीक है ना, ट्राइबल करके एक चैप्टर है ना, 4 चैप्टर, उसमें आप इसी चीज को समझेंगे। नेक्स्ट है सेंसस। सेंसस को हिंदी में क्या बोलते हैं, जनगणना। क्या बोलते हैं, जनगणना। जन मीन्स पीपल, गणना मीन्स गिनती। ठीक है ना, तो काउंटिंग करना है इसको। अगर इंग्लिश में सेंसस को अगर डिफाइन करने पूछा जाए तो सेंसस को बोला जाता है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन को आप काउंट करते हैं, उसी को हम सेंसस मेथड बोलते हैं। मैं मेथड की बात कर रहा हूं। देखो 2 मेथड होता है, ये भी थोड़ा सीख लो आप। देखो मेथड 2 होते हैं, एक होता है सेंसस, एक होता है सैंपलिंग। सेंसस में क्या कह रहा हूं कि अगर 10 बच्चे हैं तो 10 को मैं स्टडी करूंगा, उनके हाइट वेट्स जो भी हैं, तो इसको मैं कह दूंगा हाइट वेट। इसको मैं क्या कह दूंगा, सेंसस मेथड। सैंपलिंग मेथड क्या होता है, जैसे आप देखते हैं, मान लीजिए खाना पक रहा है, वो चावल आपका पक रहा होता है, तो 2-3 ही चावल का दाना निकाल के आप देखते हैं, दबा के देखते हैं, अच्छा पक गया, तो आप मान लेते हैं कि सारा चावल पक गया। तो इसको क्या कहते हैं, सैंपलिंग। यानी सारे एलिमेंट्स को आपने टच करके दबा के नहीं देखा है, कुछ एलिमेंट्स को। ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा 2-3 बूंद ही निकाल के देखा जाता है कि आपको किसी चीज की कमी है या प्रॉपर सब कुछ है या नहीं है, प्लेटलेट्स प्रॉपर है या नहीं है। तो क्या किया गया, 2-3 बूंद ही निकाला गया। माना जा रहा है कि जो अगर इसमें कमी होगी तो पूरे बॉडी में आपके वही कमी है। ठीक है ना, पूरा ब्लड नहीं निकाल लिया जाता है। तो ये 2 मेथड होते हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने सेंसस कराया, सेंसस हर 10 ईयर्स में होते हैं। ठीक है ना, 1881 में करवाया। उनसे उनको क्या पता चला, इंडिया में कितने लोग रह रहे हैं, अगर रह रहे हैं तो उनका रिलीजन क्या क्या है, कौन कौन सी कास्ट है, ऑक्यूपेशन कैसा काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में है कि टर्शियरी सेक्टर में है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पैसा कितना कमा रहे हैं। देखो रिलीजन कास्ट जब तक पता नहीं चलेगा, आप डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाओगे कैसे। अगर मुझे किसी को तोड़ना है तो मेरे को पता होना चाहिए ना कि हिंदूज कितने हैं, मुस्लिम्स कितने हैं, तब तो उन दोनों के बीच में लड़ाई कराऊंगा। फिर मुझे पता चलना चाहिए अगर हिंदू में ही और लड़ाई करानी है। यही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, हम आगे पढ़ेंगे इसे भी, इसको भी मैं समझाऊंगा आपको बाद में। तो अब डिवाइड एंड रूल में मान लो अब जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटीज हैं, तो इनके बीच में फूट डलवानी है, तो पॉपुलेशन का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है और क्या क्या सोर्सेज है, अदर सोर्सेज क्या क्या है, ये सब तो ब्रिटिशर्स के द्वारा है। ठीक है ना, अधिकतर क्या है, सर्विस ब्रिटिशर्स ने कराया। फिर आप यहाँ देख रहे हैं ये सब जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, ये सब क्या है, ब्रिटिशर्स के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, अब अदर सोर्सेज क्या है, मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे मैन एंड वोमेन जो एजुकेटेड थे, उन्होंने क्या किया, लिखना शुरू किया और एक्सप्रेशन यानी एक्सप्रेस करना शुरू किया। क्या उनके अंदर कोई एंगर था, फ्रस्ट्रेशन था ब्रिटिशर्स को लेके, या वो किसी चीज को लेके काफी खुश थे, कोई दुख था, तो वो सारी चीजों को उन्होंने क्या करना किया, शुरू किया, लिखना शुरू किया। ठीक है, देख लीजिए ऐसा मुंह बना दिया है मैंने। ठीक है, इसी में एक थी रसुंदरी देवी, इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी। ठीक है ना, बंगाल की थी, 1876 में, जिसका नाम था अमर जीवन। ठीक है, और भी बहुत सारे अदर सोर्सेज, जैसे बहुत सारे लोगों ने पर्सनल डायरी मेंटेन कर रखा था, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिमेज ये भी पढ़ना होता है, जैसे इब्न बतूता वगैरह का नाम सुना होगा। फिर ऐसे ऐसे एक अब्दुल रजाक थे,
तो ये सब मिडाइवल पीरियड के थे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों ने क्या है, जो बाहर से, शरणार्थी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं हिंदी में, शरणार्थी, ठीक है। तो ये बाहर से जो लोग घूमने आते हैं इंडिया के लिए, तो वो लिखते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या रहा इंडिया में कौन रूल कर रहा है, कैसे रूल कर रहा है, यहाँ की लोगों की हालत क्या है, तो ये सारी चीज़ों को वो लिखते हैं। तो इनसे भी हमें पता चला। ट्रेवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज, जो बहुत अच्छी अच्छी पर्सनालिटी थे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। न्यूज़पेपर, स्टोरीज, पोएम्स, नॉवेल्स, जर्नल्स, रिव्यू, एडिटोरियल्स, ठीक है ना, जो पेपर में एडिटोरियल का एक सेक्शन होता है, तो एडिटोरियल, तो इन सभी से भी हमें क्या पता चलता है, अपने हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर काफी इजी था, ठीक है ना। अब आप लोगों का होमवर्क है ये, ठीक है ना, ये होमवर्क मैं दे रहा हूं। ऐसे ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा है, मैं ऐसे ही हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे के रखूंगा कि आपका जो भी एग्जाम आए, हाफ ईयरली, मिड टर्म, जो भी आप बोलते हैं, उसमें ये सब काम आएंगे आपको, ठीक है। दो क्वेश्चन है। फर्स्ट है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री एट दैट जेम्स मिल ऑफर। जेम्स मिल ने जो 3 वॉल्यूम में हिस्ट्री बनाई, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या कमियां थी, उसको आपको बताना है। दूसरा है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो सोर्सेज क्या क्या है मॉडर्न हिस्ट्री के, वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये 2 होमवर्क है। अगर आप चाहें तो इसका आंसर्स लिख के मुझे भी भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हमारा चैप्टर एंड हुआ, ठीक है, द एंड। कोई भी डाउट अगर हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नोट्स टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, और कोई क्वेरी है तो भी आप यहाँ पे, मेरी पर्सनल आईडी भी मैं दे दूंगा, ठीक है, पर्सनल आईडी भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, तीनों के लिंक्स मैं दे दूंगा, ठीक है ना। तो आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बताइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि वो भी कुछ पढ़ लें, एग्जामिनेशन टाइम आ रहा है, ठीक है ना। और विद इन 5 to 7 डेज, 5 to 7 डेज जो भी आपका सिलेबस हो, डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट तरीके से सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा एसएसटी का, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, कि सर मेरे स्कूल में ये चैप्टर्स हो गए, ठीक है। मुझे अभी फिलहाल सिर्फ एक स्कूल का पता है जहां मैं पहले पढ़ाता था, वहां के किसी बच्चे ने मैसेज किया था, और मुझे कोई स्कूल्स के बारे में पता है नहीं। तो आप लोगों का कुछ सिलेबस है तो आप मुझे भेज सकते हैं, या जो चैप्टर ज़्यादा टफ लगा है उसकी वीडियो मैं पहले बना दूंगा। ऐसे 5-7 डेज में मैं हिस्ट्री के 4 और नेक्स्ट जो है आपका सिविक्स के भी 4 और ज्योग्राफी के 3, ये मैं 7 दिनों में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। सिविक्स के 4 और क्या था, ज्योग्राफी, इनके 3 वीडियोस, 3 लेक्चर्स में 7 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो बाय, गुड नाइट, मन लगा के पढ़ते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं।